हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए ये क्लासेस चल रही है। आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम जो है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो ऐसे में आपको दिन रात एक करना चाहिए। और पिछली क्लास में हमने इंग्लिश को डिस्कस किया था। अब हम दोस्तों हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को ये पता है कि हिंदी के 16 क्वेश्चंस ही आएंगे, जैसे इंग्लिश के 16 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखना कौन कौन से टॉपिक से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड किए हैं, और आप ये देखना कि आप कैसे सोल्व कर रहे हो इसको, क्योंकि मैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सोल्व कर लूँगा। मेन बात होती है कि आप कैसे सोल्व करते हैं, कौन से आप सही करते हैं कौन से गलत, फिर उसके ऊपर आपको एनालिसिस करके तैयारी करनी होती है। अगर कोई भी परेशानी आपको आ रही हो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में, तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पर 9816401767। पहला क्वेश्चन है, गाय का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द जरूर पूछे जाते हैं, पढ़ के जाना। गाय का पर्यायवाची शब्द इनमें से है सुरभि। दोस्तों सही से देखना, सुरभि अगर ऐसे हो तो ये गाय का पर्यायवाची नहीं होता, सिर्फ ये वाला गाय का पर्यायवाची है। तो हिंदी एक आसान भी विषय है और मुश्किल भी है। अब देखिए, हम नॉर्मली क्या करते हैं, पुलिस वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक्स हमने छांट के रखे हुए हैं कि हाँ ये पढ़ेंगे और परीक्षा जो है पास हो जाएगी। लेकिन दोस्तों रस, छंद, अलंकार, ये भी टॉपिक्स आपको देखने होते हैं एक नॉर्मल सी तैयारी करते हुए। ऐसा नहीं कि आप कई दिन ही लगा दो इन टॉपिक्स को कवर करते करते। अगर एक एक घंटे में एक एक टॉपिक आप कवर कर लेते हो, जैसे रस 1 घंटे में कवर कर लिया, छंद 1 घंटे में कवर कर लिया, अलंकार 1 घंटे में कवर कर लिया, तो आपके लिए एक बैकअप के तौर पर काम करते हैं ये टॉपिक्स। सपोज करिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया छंद अलंकार रस से एग्जाम में, एक नंबर आपकी सिलेक्शन करवा सकता है और रोक सकता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? जो रस होते हैं उनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ए ऑप्शन सही है। अब देखिए दोस्तों, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ रिसेंटली, तो उसमें हिंदी जो है वो भी, उसके भी प्रश्न आने थे। तो मैं पर्सनली उस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था, तो मैंने कोई कल्पना भी नहीं की थी कि अलंकार आ जाएंगे, लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आ गया। तो उस क्वेश्चन को मैंने सोल्व तो किया, लेकिन गलत हुआ वो। तो ऐसे में दोस्तों आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो अलंकार कौन सा है इसमें? श्लेष है। एक बार जरूर इस टॉपिक को पढ़ना, यूट्यूब पर आपको ये टॉपिक सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है? तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और बाकी कोई भी परेशानी हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया है, मैसेज जरूर कर लेना। निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि है। अच्छा, संधि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ से जरूर प्रश्न आते हैं। संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है कई बार, या फिर कई बार सीधी संधि ही पूछ ली जाती है। अगर संधि विच्छेद पूछा जाएगा तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी संधि दी होगी तो उसको फिर तोड़ना पड़ता है। बेसिकली जो वर्ण होते हैं उनको तोड़ा जाता है तो संधि बनती है, ठीक है? अगर संधि पूछी जाए तो या तो पूछा जाएगा कौन सी स्वर संधि है, ठीक है? या फिर अगर कोई आएगी संधि तो व्यंजन संधि जो है, अगर ये आएगी तो विच्छेद करने के लिए ही आएगी। और विसर्ग संधि जो है इसके भी कुछ एक क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो नी, धन, चल, और अगर पहला ही वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का तो उसमें श जो है हम इस्तेमाल करते हैं निश्चल। तो इस तरीके से ये बना। बाकी दुर्गम, इसमें दुर है। उसके बाद राजेंद्र में राजा, और उज्जवल में उत। तो ये सारे के सारे, ये देखो व्यंजन संधि का है, ये गुण संधि का है, और ये बेसिकली कोई भी इसमें संधि नहीं है, इसमें उपसर्ग यूज़ किया गया है दुर। तो इन चीज़ों को पढ़ के जाना, एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी होगी आपको।
और सही आंसर तो मैंने बता दिया, निधनचल यानी कि निश्चल, ये एक विसर्ग संधि है। मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल क्या होता है? मृदुल होता है मीठा जैसा, ठीक है, फ्रेश। तो रुक्ष, कड़वा, या फिर जो मतलब टेस्टी ना हो, तो यहाँ पे मृदुल का यही विलोम हो गया। बाकियों को भी जरूर पढ़ के जाना, विलोम शब्द एक पूछा ही जाता है। किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक जब आता है तो बेसिकली हम संबंध दर्शाते हैं किस तरीके से, किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ध्यान दो, हिमालय से नदी निकलती है, अलग हो रही है, तो ये संप्रदान कारक नहीं है। आसमान का संबंध दिखाया जा रहा है, हाथ से घड़ी गिर गई, ये भी अलग हो रहा है, यानी कि अपादान हो रहा है। लेकिन बच्चों के लिए, यहाँ देखो ध्यान दो, के लिए ये है, तो यही संप्रदान होता है, तो डी ऑप्शन यही सही है। कारक पढ़ के जाना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये बचपन से हम लाइन पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिक है ये, तो इसको जरूर एक बार देखना। उर्वर का विलोम शब्द है। उर्वर होता है जहाँ पे अच्छा खनिज होता है और जहाँ फसल वगैरह अच्छी होती है, तो ऊसर जो है इसका क्या होगा? विलोम शब्द होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है। कोई आ रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। संज्ञा, फिर उसके बाद आपको सर्वनाम, फिर आपको विशेषण, फिर आपको क्रिया, और फिर इसके आगे और भी चीज़ें हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण होता है एंड सो ऑन। ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, व्याकरण का एक अहम हिस्सा है। संज्ञा कोई भी नाम होता है किसी का भी, उसके स्थान पर सर्वनाम इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सर्वनाम के भी आगे भेद होते हैं, संज्ञा के भी भेद हैं, विशेषण के भी भेद हैं, क्रिया के भी भेद हैं, क्रिया विशेषण के भी भेद हैं, ये आपको आगे से आगे पढ़ने पड़ेंगे। कोई आ रहा है, कोई का मतलब ये है कि आपको पता नहीं कौन आ रहा है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है ये, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। दो तरीके के नॉर्मल शब्द होते हैं हिंदी में, हालांकि आज के टाइम में तो काफ़ी ऐड हो गए हैं, कोई अरबी, कोई फारसी, कोई इंग्लिश का, तो वो विदेशज होते हैं। निम्नलिखित में से अगर तद्भव शब्द छांटना हो तो सबसे पहले तो संस्कृत वालों को अलग कर दो। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा। स्तंभ पुराना शब्द है, क्षत्रियो ये भी पुराना शब्द है, घटिका ये भी पुराना शब्द है, लेकिन खंबा ये एक नया शब्द है। और तद्भव शब्द वही होते हैं जो हिंदी में लिए जाते हैं, हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई संस्कृत में शब्द है तो फिर वो तत्सम बन गया, तो ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये सिर्फ क्या है? तद्भव है, हिंदी में ही इस्तेमाल होता है। खंबा। देशांतर, तो यहाँ पे हमें समास देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देशांतर जो है इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसमें विभक्तियां हमें देखने को मिलती हैं कि जिस भी शब्द में विभक्तियां देखने को मिल गई और समास हो तो वो तत्पुरुष समास होता है। द्विगु में बेसिकली संख्या हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में आपस में द्वंद्व होता है दोनों पदों का, जैसे कि दिन, रात, काला, गोरा वगैरह वगैरह। तो तत्पुरुष समास सही है, इसमें विभक्ति हो रही है देशांतर। उड्डयन का सही संधि विच्छेद, अब देखना ध्यान से, जब ऐसे दो शब्द एक जैसे इकट्ठे आ जाते हैं, आगे वाला जो है आधा होता है और उसका पिछला पूरा होता है, तो व्यंजन संधि वहाँ पे होती है। व्यंजन संधि के नियम होते हैं, तो इसमें हमें उपसर्ग का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एक उपसर्ग होता है उत, और उसके आगे मूल शब्द डयन। अब ध्यान दो, यह है तीसरा वर्ण टवर्ग का, ट ठ ड ड वगैरह वगैरह। तो अगर ये तीसरा आ गया यहाँ पे और त के साथ, यह है प्रथम वर्ण तवर्ग का, अगर ये दोनों आगे आपस में साथ में जोड़ने हैं तो ये जो आधा त है आधे ड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये तीसरा जो है उसी की तरह बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखो ए ऑप्शन जो है
ये सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें त है और आगे डायनम एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको संधि आनी चाहिए, संधि विच्छेद आना चाहिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि एक वाक्य होगा उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करना है। प्रत्युत्पन्नमति, पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार करके देखना क्या आसान है या कठिन है, इसके बारे में आप देखिएगा। प्रत्युत्पन्नमति जो है इसका विस्तृत रूप क्या है, मतलब एक शब्द है ये और पूरा एक वाक्य बनाना हो जो तत्काल उत्तर दे सके। डिबेट्स वगैरह आपने देखी होंगी, जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं, उसमें अगर क्वेश्चन किया जाता है किसी से, नेता वगैरह से, तो वो फटाफट से उत्तर देता है। तो जो वो सिचुएशन है उसे ही बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। निम्नलिखित से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो पहले देखो इसके साथ कुछ भी वाक्य जोड़ो। गर्दन, गर्दन टेढ़ा होता है या टेढ़ी होती है? जीभ, जीभ जो है लंबी होती है या छोटी होती है? नाक, नाक चपटी होती है या चपटा होता है? अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है या टेढ़ा करना पड़ता है? तो बेसिकली नाक जो है ये चपटा होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। बाकी गर्दन, जीभ, उंगली क्या है? ये है स्त्रीलिंग। ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, वह गूंगा बोलता है। निम्नलिखित में से सुनता व बोलता में कौन सी क्रिया है? इसके साथ दोस्तों कोई कर्ता कर्म वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बोलना, सुनना ये कुछ भी नहीं है। इसके साथ हमें कर्म भी दिखना चाहिए। कर्म है नहीं तो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, कर्म होगा तभी कोई क्रिया जो है ये सकर्मक होगी, अदरवाइज अकर्मक होगी। कर्म यहाँ पे है नहीं। गूंगा बोलता है, क्या गूंगा बोलता है? कुछ नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो क्रिया वाला जो विषय है इसको भी एक बार जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, अकर्मक, कर्मक वगैरह वगैरह। नल से बूंद बूंद टपक रही है। बूंद बूंद शब्द निम्न में से है? तो टपकना मतलब निकलना, लेकिन कैसे निकल रहा है? बूंद बूंद मतलब धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण में हमने ये देखा है कि अगर कोई चीज़ धीरे धीरे हो रही है तो वो क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसलिए आप सभी के लिए है, ये आपको सोल्व करना है। जिसका भी सबसे पहले आंसर आएगा उसको ये टेस्ट सीरीज़ जो है, ये मॉडल पेपर, पूरा का पूरा मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आंसर बताना, शुद्ध बर्तनी इनमें से कौन सी है? ठीक है, आपको A B C D ऐसे आंसर करना है। 32 का A B C D ऐसे आंसर करना है। लिखने की कोशिश मत करना, ये नहीं लिखना है आपको। तो देखता हूँ किसका आंसर सबसे पहले आता है। अगर टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेज़ करनी है, आपको अच्छे लग रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो आप एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकियों से भी करवाओ। जय हिंद, जय हिमाचल।